चंदन नगर का राजा चंद्रसेन अपने समय का अत्यंत पराक्रमी, साहसी और शक्तिशाली शासक था। उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। खेतों में हरियाली लहलहाती थी और व्यापारियों के भंडार सदैव भरे रहते थे। राजा चंद्रसेन की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि उसकी तलवार से अधिक तेज उसका निर्णय था और उसकी इच्छा के आगे किसी की चलती नहीं थी। अपने वैभव और सामर्थ्य के कारण राजा के मन में ये विश्वास था कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना कर सके। इन्हीं दिनों चंदन नगर में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी का आगमन हुआ। उनका नाम भद्रशील था। दूर दराज के राज्यों में उनकी विद्या की चर्चा थी। लोग कहते थे कि भद्रशील केवल ग्रह नक्षत्र नहीं देखते, बल्कि मनुष्य के भाग्य की रेखाओं को पढ़ लेते हैं। उनके बताए भविष्य अक्सर सत्य सिद्ध होते थे। नगर के बाहर एक शांत स्थान पर उन्होंने एक कुटिया बनाई और वहीं ठहर गए। धीरे धीरे लोगों की भीड़ उनके पास आने लगी। कुछ दिनों बाद ज्योतिषी भद्रशील के मन में इच्छा जागी कि वो चंदन नगर के प्रतापी राजा चंद्रसेन के दर्शन करे। उन्होंने राजमहल में संदेश भिजवाया। राजा, जो स्वयं को विद्वानों और साधुओं का सम्मान करने वाला मानता था, ने सहर्ष अनुमति दे दी। भद्रशील को पूरे मान सम्मान के साथ राज दरबार में बुलाया गया। राज दरबार में पहुंचते ही राजा चंद्रसेन ने उनका भव्य स्वागत किया। सोने का सिंहासन, रेशमी पर्दे और सुगंधित धूप के बीच बैठकर राजा ने उनसे कुशल क्षेम पूछा। कुछ समय तक ज्योतिष, धर्म और जीवन पर चर्चा होती रही। भद्रशील के शांत और आत्मविश्वासी शब्दों ने सभा को प्रभावित किया। विदा के समय राजा ने अपनी उदारता दिखाते हुए ज्योतिषी को हीरे जवाहरात भेंट करने चाहे, परंतु भद्रशील ने नम्रता से हाथ जोड़कर उन्हें लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, मैं अपने भाग्य और परिश्रम का ही खाता हूँ। आपकी दी हुई दौलत मुझे अमीर नहीं बना सकती। ये सुनकर राजा चंद्रसेन चौंक पड़ा। उसने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, इसका क्या तात्पर्य है? क्या राजा चाहकर भी किसी को अमीर नहीं बना सकता? भद्रशील ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मनुष्य अपनी किस्मत और कर्म से गरीब या अमीर बनता है। यदि किसी के भाग्य में धन नहीं है तो राजा भी उसे अमीर नहीं बना सकता, और यदि भाग्य साथ ना दे तो राजा की अपनी दौलत भी हाथ से निकल सकती है। ये शब्द राजा के अभिमान को चोट पहुंचा गए। उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने गर्व से कहा, गुरुदेव, आप किसी एक व्यक्ति का भविष्य बताइए, मैं उसे झूठा सिद्ध कर दूंगा। मैं दिखा दूंगा कि राजा चाहे तो किसी गरीब को भी अमीर बना सकता है। भद्रशील ने उत्तर दिया, ठीक है महाराज, आप स्वयं किसी व्यक्ति को बुलाइए। राजा ने अपने मंत्री को इशारे से कुछ आदेश दिए। थोड़ी ही देर में एक सजा धजा युवक दरबार में लाया गया। देखने में वो राजसी वस्त्रों में था, परंतु उसकी आंखों में संकोच और सरलता साफ झलक रही थी। ये युवक दरअसल महल के बागों की देखभाल करने वाला साधारण माली था, जिसका नाम दयाल था। ज्योतिषी भद्रशील ने ध्यान से उसका माथा देखा, फिर हथेली को परखा और गंभीर स्वर में बोले, ये व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जीवन भर गरीब ही रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच रहने की आदत है और वहीं इसका जीवन बीतेगा। राजा चंद्रसेन कुछ क्षण मौन रहा, फिर हंसते हुए बोला, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, ये वास्तव में मेरा माली है, पर मैं 1 वर्ष के भीतर इसे अमीर बनाकर दिखाऊंगा, तब आपकी विद्या झूठी सिद्ध होगी। भद्रशील ने केवल इतना कहा, महाराज, आप स्वयं प्रयास करके देख लीजिए। और भद्रशील ने उसी दिन चंदन नगर से विदा ले ली। अगले दिन राजा ने दयाल को बुलाया, उसे एक पत्र दिया और यात्रा के लिए कुछ धन भी सौंपा। फिर कहा, ये पत्र 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे मित्र राजा भानु प्रताप को देना है, जल्दी जाओ। दयाल ये सुनकर भीतर ही भीतर घबरा गया। वो स्वभाव से आलसी था। बाग में काम करना और कुटिया में आराम करना उसे अच्छा लगता था। इतनी दूर की यात्रा उसके लिए भारी थी। फिर भी राजा की आज्ञा थी, इसलिए अगले दिन तड़के ही वो चंदन नगर से निकल पड़ा। पर उसका मन यात्रा में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे बार बार अपनी कुटिया, बाग के पेड़ और छायादार रास्ते याद आ रहे थे। कुछ ही कोस चलने के बाद सूरज तेज चढ़ आया। गर्मी असहनीय हो गई। पसीने से उसका शरीर भीग गया
और कदम बोझिल होने लगे। 2 गांव पार करते करते वो पूरी तरह थक चुका था। भूख और प्यास ने उसे बेहाल कर दिया था। रास्ते में एक गांव का बाजार पड़ा। दयाल ने वहीं रुककर थोड़े पैसे खर्च करके भोजन खरीदा और एक पेड़ की छाया में बैठ गया। जैसे उसका आधा भोजन समाप्त हुआ, उसे अपना मित्र मोहन दिखाई दिया। मोहन उसी गांव में खेती करता था और मेहनती तथा समझदार व्यक्ति माना जाता था। दयाल ने मोहन को देखकर राहत की सांस ली और अपनी परेशानी उसे बता दी। राजा की आज्ञा, लंबी यात्रा और मन की अनिच्छा। मोहन ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, दयाल, इसमें दुख की क्या बात है? राजा का काम है, वहां जाओगे तो सम्मान मिलेगा, आराम मिलेगा। तुम्हारी जगह मैं होता तो प्रसन्नता से चला जाता। मोहन की बातें सुनकर दयाल के मन में एक विचार आया। उसने कहा, मित्र मोहन, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो तुम ही ये पत्र ले जाकर दे आओ। मैं यहीं एक दिन आराम कर लूंगा और फिर लौट जाऊंगा। मोहन ने बिना अधिक सोचे समझे ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसे लगा कि वो राजा की सेवा करके कोई पुण्य का काम कर रहा है। दयाल ने राहत की सांस ली, पत्र मोहन को पकड़ा दिया और स्वयं वहीं ठहर गया। मोहन अगले ही दिन पूरी निष्ठा से बालीपुर की ओर चल पड़ा। 2 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो बालीपुर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने राजमहल का रास्ता पूछा और सीधे द्वार पर जाकर सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा चंद्रसेन का दूत आया है। राजा भानु प्रताप को जब ये संदेश मिला तो उन्होंने तुरंत उसे भीतर बुलाने का आदेश दिया। मोहन को राज दरबार में पूरे सम्मान के साथ बैठाया गया। उसके लिए उत्तम भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई। जब मोहन ने पत्र भेंट किया तो राजा भानु प्रताप ने उसे ध्यान से पढ़ा। पत्र पढ़ते ही उनके चेहरे के भाव बदल गए। उसमें लिखा था कि ये व्यक्ति अत्यंत योग्य, परिश्रमी और विश्वसनीय है तथा इसे अपने राज्य में इच्छानुसार भूमि देकर सम्मानित किया जाए। साथ ही ये भी लिखा था कि यदि उचित लगे तो इससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। राजा भानु प्रताप ने अपने मंत्रियों, पत्नी और पुत्री से सलाह की। सबने पत्र में लिखी बातों पर विश्वास किया। मोहन की सादगी और व्यवहार ने भी सबका मन जीत लिया था। कुछ ही दिनों में भव्य समारोह के साथ राजा की पुत्री का विवाह मोहन से कर दिया गया। उसे 400 एकड़ भूमि, धन दौलत और अनेक सेवक प्रदान किए गए। विदाई के समय हीरे जवाहरात भी दिए गए। उधर चंदन नगर में दयाल अपनी कुटिया में लौट आया था। उसने सोचा कि राजा को क्या ही पता चलेगा। वो 2 दिन तक आराम करता रहा, फिर बाग के काम में लग गया। जब राजा चंद्रसेन बाग में टहलने आए तो उन्होंने दयाल को देखकर पत्र के बारे में पूछा। दयाल घबरा गया। कांपते स्वर में उसने पूरी सच्चाई बता दी। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसके मन में ज्योतिषी भद्रशील की भविष्यवाणी गूंज उठी। फिर भी उसने स्वयं को समझाया कि एक प्रयास असफल हुआ है, पर अभी हार मानना उचित नहीं है। राजा ने निश्चय किया कि वो दयाल को किसी भी तरह अमीर बनाकर दिखाएगा। कुछ दिन बाद दयाल खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़कर राजा के पास लाया। राजा प्रसन्न हुआ। उसने मंत्री को संकेत किया। एक तरबूज को भीतर ले जाकर खोखला किया गया और उसमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात भर दिए गए। राजा ने दयाल से कहा, हम आज तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और इनाम में तुम्हें ये तरबूज देते हैं। सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वो सोचने लगा कि राजा ने इनाम दिया भी तो क्या दिया। वो बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था, तभी उसका परिचित लोटन मिल गया। वो बोला, क्यों भाई, इतने उदास होकर तरबूज लिए कहाँ चले जा रहे हो? दयाल बोला, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। आज राजा मुझसे प्रसन्न हो गए और इनाम में मुझे ये तरबूज दिया। भला तरबूज भी इनाम में देने की चीज है, मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज? लोटन बोला, निराश क्यों होते हो भाई, इनाम तो इनाम ही है। मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे प्रसन्न हो जाते। फिर ठीक है, तुम ही ले लो ये तरबूज। और दयाल तरबूज देकर कुटिया पर आ गया। राजा के दूसरे प्रयास का परिणाम भी पहले जैसा ही रहा। भाग्य मानो बार बार वही सिद्ध कर रहा था जो ज्योतिषी ने कहा था। दयाल को तब भी ये एहसास नहीं हुआ कि उसने कितना बड़ा अवसर गंवा दिया है। वो अपने साधारण जीवन में संतुष्ट रहा, जबकि उसके भाग्य के द्वार
उसके हाथों से बार बार बंद होते चले गए। कुछ ही दिनों बाद चंदन नगर में एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। नगर की सड़कों पर शहनाइयों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। हाथियों और घोड़ों से सजी एक भव्य राजसवारी नगर में प्रवेश कर रही थी। नगरवासी आश्चर्य से पूछने लगे कि ये किस राजा की बारात है। दयाल भी अपनी कुटिया के बाहर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। उसे लगा जैसे कोई बड़ा उत्सव नगर में आ रहा हो। उत्सुकतावश दयाल भी लोगों के साथ आगे बढ़ा। जब वो राजसवारी के पास पहुंचा और उसने पालकी पर बैठे राजा का मुख देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अवाक रह गया। उसकी आंखों के सामने वही परिचित चेहरा था, उसका मित्र मोहन। वही मोहन जिसे उसने आलस्य में आकर राजा का पत्र थमा दिया था, आज राजसी वस्त्रों में सजा, मुकुट धारण किए नए राजा के रूप में नगर में प्रवेश कर रहा था। दयाल का शरीर कांप उठा। उसके मन में बीते दिनों की सारी घटनाएं एक एक करके सामने आने लगीं। वो समझ चुका था कि भाग्य ने उसे कितने बड़े अवसर दिए थे और उसने उन्हें कितनी सहजता से ठुकरा दिया था। कुछ समय बाद उसे पता चला कि मोहन बालीपुर के राजा भानु प्रताप की पुत्री से विवाह कर अब वहां का युवराज बन चुका है और अपनी पत्नी को लेकर चंदन नगर के पास से गुजर रहा है। अगले दिन दयाल किसी तरह साहस जुटाकर मोहन से मिलने पहुंचा। मोहन ने उसे पहचान लिया और स्नेह से बैठाया। दयाल ने उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ। मोहन ने राजा चंद्रसेन का पत्र दिखाया और पूरी कहानी सुना दी। पत्र पढ़ते ही दयाल की आंखें भर आईं। वो समझ गया कि उसका दुर्भाग्य किसी और ने नहीं, उसने स्वयं लिखा था। उधर लोटन भी अचानक नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका था। जब उसने तरबूज काटा तो उसमें भरे हीरे जवाहरात देखकर वो भय और आश्चर्य से कांप उठा। वही तरबूज जिसे दयाल ने तुच्छ समझकर दान कर दिया था, लोटन की किस्मत का द्वार बन गया। अब लोटन सम्मानित वस्त्रों में सेवकों के साथ घूमता था। राजा चंद्रसेन ये सब देख रहा था। पहले उसे क्रोध आया, फिर निराशा और अंततः गहरा आत्ममंथन। उसने अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी दयाल गरीब का गरीब ही रहा। उसे ज्योतिषी भद्रशील की एक एक बात सत्य सिद्ध होती दिखाई दे रही थी। राजा ने मन ही मन स्वीकार कर लिया कि सत्ता, धन और इच्छा सब कुछ नहीं होते। मनुष्य का भाग्य, उसकी प्रवृत्ति और उसका कर्म, ये तीनों मिलकर जीवन की दिशा तय करते हैं। जो व्यक्ति अवसर को पहचान नहीं पाता, वो चाहे कितनी ही सहायता क्यों ना पाए, आगे नहीं बढ़ सकता। राजा ने भद्रशील को फिर से खोजने का आदेश दिया। दूत दूर दूर तक गए पर ज्योतिषी कहीं नहीं मिले, मानो वो अपना सत्य सिद्ध करके अदृश्य हो गए हों। राजा चंद्रसेन ने अब अपने अभिमान को त्याग दिया। दयाल अपनी कुटिया में लौट आया। उसके मन में पछतावे की अग्नि जल रही थी, पर समय लौट कर नहीं आता। उसने जीवन भर पेड़ों और खेतों के बीच ही अपना जीवन बिताया, जैसा कि भद्रशील ने कहा था। राजा अक्सर सोचता था, मैं राजा होकर भी किसी की किस्मत नहीं बदल सका। सच ही कहा था उस ज्योतिषी ने, गरीबी या अमीरी केवल धन से नहीं, बुद्धि और कर्म से तय होती है। समय धीरे धीरे बीत रहा था और चंदन नगर में बहुत कुछ बदल चुका था। राजा चंद्रसेन अब पहले से अधिक शांत और विचारशील हो गए थे। राज्य पहले की तरह ही समृद्ध था, पर अब राजा अक्सर दरबार में ये बात दोहराते, मनुष्य को अवसर देना हमारा कर्तव्य है, पर उस अवसर का उपयोग करना हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है। उधर दयाल के जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन आ चुका था। पहले जहां वो काम से बचने के बहाने खोजता था, वहीं अब वो सबसे पहले बाग में पहुंचने वाला व्यक्ति बन गया था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो पानी के घड़े भर लेता, पौधों की जड़ों को ठीक करता, सूखी डालियों को काटता और नए पौधे लगाता। धीरे धीरे बाग इतना सुंदर हो गया कि दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आने लगे। फिर भी जब कभी वो अकेला बैठता तो उसके मन में अपने खोए हुए अवसरों की याद आ ही जाती थी। वो पत्र जो उसे धन और सम्मान दिला सकता था, और वो तरबूज जिसमें छिपे हीरे उसकी जिंदगी बदल सकते थे। वो सोचता, यदि उस समय मैं समझदारी से काम लेता तो शायद आज मेरा जीवन कुछ और ही होता। लेकिन अब वो इन बातों पर
अधिक देर तक दुखी नहीं रहता था। उसने तय कर लिया था कि बीते हुए समय को बदलना उसके हाथ में नहीं है, पर आने वाले समय को बेहतर बनाना अवश्य उसके हाथ में है। एक दिन काम समाप्त करके वो पास के जंगल की ओर गया। उसे कुछ सूखी लकड़ी इकट्ठी करनी थी। लकड़ी इकट्ठी करते करते वो जंगल के बीच पहुंच चुका था। हवा ठंडी हो चली थी और पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे थे। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ी। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज और शांति थी। दयाल ने आगे बढ़कर साधु को प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोलकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आओ बेटा, बैठो। तुम्हारे चेहरे पर परिश्रम की थकान भी है और कुछ अधूरी चिंता भी है। दयाल थोड़ा चौंका। उसने विनम्र स्वर में कहा, बाबा, आपने ठीक पहचाना। मैं अब मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर कभी कभी अपने पुराने निर्णयों को याद करके मन दुखी हो जाता है। लगता है जैसे मैंने अपने हाथों से अपनी किस्मत के बड़े अवसर खो दिए। साधु बाबा ने कहा, मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की घटनाएं होती हैं। पहला, जो उसे सीख देने के लिए आती हैं, और दूसरी वे जो उसे आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। कई बार हम सीख देने वाली घटनाओं को ही दुर्भाग्य समझ लेते हैं। दयाल ध्यान से उनकी बात सुनता रहा। बाबा ने आगे कहा, मान लो तुम्हें उस समय अचानक धन मिल जाता, पर तुम्हारे भीतर मेहनत और समझदारी की आदत न आती, तो क्या वो धन लंबे समय तक टिकता? संभव है कुछ ही वर्षों में वो सब समाप्त हो जाता। पर अब तुमने जो सीख ली है, लगन, धैर्य और जिम्मेदारी की, वो संपत्ति जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी। दयाल की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, बाबा, पहले मैं सचमुच आलसी था। अवसर सामने होते हुए भी मैं उन्हें पहचान नहीं पाया था। अब समझ में आता है कि असली गरीबी धन की कमी नहीं, बल्कि सोच की कमी होती है। बेटा, तुम्हारे जीवन में अब भी अनेक अवसर आएंगे। अंतर केवल इतना होगा कि अब तुम उन्हें पहचान सकोगे। याद रखो, भाग्य दरवाजा खोलता है, पर उस दरवाजे से भीतर कदम बढ़ाना मनुष्य के अपने साहस और कर्म पर निर्भर करता है। दयाल ने उनके चरण स्पर्श किए और बोला, बाबा, आज आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया है। अब मैं अपने बीते हुए अवसरों पर पछताने के बजाय हर नए दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखूंगा। साधु बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ, अपने कर्म करते रहो। जिस दिन तुम्हारा मन पूरी तरह कर्म में लग जाएगा, उसी दिन तुम्हें ये अनुभव होगा कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं चलने का साहस रखते हैं। दयाल हल्के मन से नगर की ओर लौट आया। उस दिन उसके कदम पहले से कहीं अधिक दृढ़ थे। अब वो केवल अपने काम को ही नहीं, बल्कि अपने विचारों को भी बदल चुका था। उसने निश्चय किया कि चाहे धीरे धीरे ही सही, पर वो अपने जीवन को मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ाएगा। समय बीतने लगा। बाघों की सुंदरता और उत्पादन बढ़ता गया, जिससे राज्य को भी लाभ होने लगा। राजा चंद्रसेन ने दयाल की लगन देखकर उसे बाघों का मुख्य देखभाल करता नियुक्त कर दिया और उसकी आय भी बढ़ा दी। अब लोग उसे सम्मान से देखते थे और कई युवा उससे सीखने आते थे कि पौधों की देखभाल कैसे की जाती है। दोस्तों, दयाल की कहानी ये संदेश देती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना बाहरी धन नहीं, बल्कि वो समझ है जो उसे अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना सिखाती है।